चैप्टर 18 अंतिम चेकलिस्ट। मैं जिस शोध के बारे में बात कर रहा हूं वह सब कुछ मायने रखता है प्रत्येक स्टॉक के लिए, अधिकतम बहुत सारे घंटे। आप जितना अधिक जानेंगे उतना बेहतर होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप कंपनी को कॉल करें। नहीं, आपको डेड सी स्क्रॉल विद्वान की एकाग्रता के साथ वार्षिक रिपोर्ट का अध्ययन करना होगा। कुछ प्रसिद्ध संख्याएं केवल विशिष्ट श्रेणियों के शेयरों पर लागू होती हैं और अन्यथा उन्हें पूरी तरह से अनदेखा किया जा सकता है। निम्नलिखित उन चीजों का सारांश है जो आप 6 श्रेणियों में से प्रत्येक में स्टॉक के बारे में सीखना चाहेंगे। स्टॉक्स इन जी सामान्य पीई अनुपात। क्या यह इस विशेष कंपनी के लिए और समान उद्योग में समान कंपनियों के लिए उच्च या निम्न है? संस्थागत स्वामित्व का प्रतिशत। जितना कम उतना अच्छा। क्या अंदरूनी लोग खरीद रहे हैं और क्या कंपनी स्वयं अपने शेयर वापस खरीद रही है? दोनों ही सकारात्मक संकेत है। अब तक की कमाई में वृद्धि का रिकॉर्ड और क्या कमाई छिटपुट या लगातार है? एकमात्र श्रेणी जहां कमाई महत्वपूर्ण नहीं हो सकती वह परिसंपत्ति खेल में है। क्या कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है या कमजोर? बैलेंस शीट, ऋण से इक्विटी अनुपात और वित्तीय ताकत के लिए इसे कैसे रेट किया गया है? नकदी की स्थिति। $16 की शुद्ध नकदी के साथ मुझे पता है कि फोर्ड के $16 प्रति शेयर से नीचे जाने की संभावना नहीं है। यह स्टॉक का न्यूनतम स्तर है। एस्कम जीमल्ला। चूंकि आप इन्हें लाभांश के लिए खरीदे हैं, अन्यथा आप इनका स्वामी क्यों होंगे? आप यह देखना चाहते हैं कि क्या लाभांश का हमेशा भुगतान किया गया है और क्या वे नियमित रूप से बढ़ाए जाते हैं। जब संभव हो, पता लगाएं कि कमाई का कितना प्रतिशत लाभांश के रूप में भुगतान किया जा रहा है। यदि यह कम प्रतिशत है, तो कंपनी को कठिन समय में सहारा मिलता है। यह कम पैसा कमा सकता है और फिर भी लाभांश बरकरार रख सकता है। यदि यह उच्च है प्रतिशत, तो लाभांश जोखिम भरा है। ये बड़ी कंपनियां हैं जिनका कारोबार बंद होने की संभावना नहीं है। मुख्य मुद्दा कीमत है और पीई अनुपात आपको बताएगा कि आप बहुत अधिक भुगतान कर रहे हैं या नहीं। संभावित खराब होने की जांच करें जिससे भविष्य में कमाई कम हो सकती है। कंपनी की दीर्घकालिक विकास दर की जांच करें और क्या इसने हाल के वर्षों में भी यही गति बरकरार रखी है। यदि आप स्टॉक को हमेशा के लिए रखने की योजना बना रहे हैं, तो देखें कि कंपनी ने पिछली मंदी और बाजार में गिरावट के दौरान कैसा प्रदर्शन किया है। मैकडॉनल्ड्स ने 1977 के ब्रेक में अच्छा प्रदर्शन किया और 1984 के ब्रेक में यह बगल में चला गया। 1987 के बड़े छींक में यह बाकियों के साथ उड़ गया। कुल मिलाकर यह एक अच्छा रक्षात्मक स्टॉक रहा है। 1973 में ब्रिस्टल मायर्स को झटका लगा। 74 ब्रेक, मुख्य रूप से क्योंकि इसकी कीमत बहुत अधिक थी। इसने 1982, 1984 और 1987 में अच्छा प्रदर्शन किया। केलॉग अपेक्षाकृत स्वस्थ तरीके से 73-74 को छोड़कर सभी हालिया पराजय से बचे रहे। इन्वेंट्री और आपूर्ति मांग संबंध पर कड़ी नजर रखें। बाजार में नए प्रवेशकों पर नजर रखें, जो आमतौर पर एक खतरनाक विकास है। समय के साथ पीई गुणक में कमी की आशा करें क्योंकि व्यवसाय में सुधार हो रहा है और निवेशक चक्र के अंत की ओर देख रहे हैं, जब अधिकतम आय प्राप्त होगी। यदि आप अपने चक्रीय को जानते हैं, तो आपको चक्रों का पता लगाने में लाभ होगा। उदाहरण के लिए, हर कोई जानता है कि ऑटो उद्योग में साइकिलें हैं। अंततः 3 या 4 साल ऊपर जाने के बाद 3 या 4 साल नीचे आने वाले हैं। हमेशा होते हैं। कारें पुरानी हो जाती हैं और उन्हें बदलना पड़ता है। लोग डाल सकते हैं, उम्मीद से अधिक 1 या 2 साल के लिए कारों को बदलना बंद कर दिया गया है, लेकिन देरसबेर वे डीलरशिप में वापस आ जाती है। ऑटो इंडस्ट्री में मंदी जितनी बुरी होगी, रिकवरी उतनी ही बेहतर होगी। कभी कभी मैं खराब बिक्री के एक अतिरिक्त वर्ष का कारण बनता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह एक लंबा और अधिक टिकाऊ लाभ लाएगा। हाल ही में हमारे पास 5 वर्षों में कारों की अच्छी बिक्री रही है, इसलिए मुझे पता है
कि हम एक समृद्ध चक्र के मध्य में हैं और शायद अंत के करीब है। लेकिन चक्रीय उद्योग में मंदी की भविष्यवाणी करने की तुलना में तेजी की भविष्यवाणी करना बहुत आसान है। FST जीमल्ला जांच करें कि क्या वह उत्पाद जो कंपनी को समृद्ध बनाने वाला है वह कंपनी के व्यवसाय का एक प्रमुख हिस्सा है। यह एलेक्स के साथ था, लेकिन लेक्सन के साथ नहीं। हाल के वर्षों में कमाई में वृद्धि दर क्या रही है? मेरी पसंदीदा 20 से 25% रेंज वाली कंपनियां हैं। मैं उन कंपनियों से सावधान हूं जो 25% से अधिक तेजी से बढ़ रही हैं। वे 50% आमतौर पर गर्म उद्योगों में पाए जाते हैं, और आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। यह साबित करने के लिए कि विस्तार काम करेगा, कंपनी ने एक से अधिक शहरों या कस्बों में अपनी सफलताओं को दोहराया है। कंपनी के पास अभी भी बढ़ने की गुंजाइश है। जब मैंने पहली बार पिकेन सेव का दौरा किया तो वे दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थापित थे और उत्तरी कैलिफोर्निया में विस्तार के बारे में बात करना शुरू ही कर रहे थे। अभी 39 अन्य राज्यों में जाना बाकी था। दूसरी ओर सीयर्स हर जगह है। क्या स्टॉक विकास दर पर या उसके आसपास पीई अनुपात पर बिक रहा है? क्या विस्तार तेज हो रहा है? पिछले साल 3 नए मोटल और इस साल 5 नए मोटल, या धीमा हो रहा है, पिछले साल 5 और इस साल 3। सेंसरमैटिक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों के शेयरों के लिए, जिनकी बिक्री मुख्य रूप से वन शॉट सौदे हैं, रेजर ब्लेड के विपरीत जिन्हें ग्राहकों को खरीदना जारी रखना पड़ता है, विकास में मंदी विनाशकारी हो सकती है। 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में सेंसरमैटिक की विकास दर शानदार थी, लेकिन कमाई बढ़ाने के लिए उन्हें हर साल पिछले साल की तुलना में अधिक नए सिस्टम बेचने पड़ते थे। बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली, एकमुश्त खरीद से होने वाला राजस्व उन छोटे सफेद टैगों को अपने स्थापित ग्राहकों को बेचने से प्राप्त होने वाली आय से कहीं अधिक था। इसलिए 1983 में जब विकास दर धीमी हो गई तो कमाई भी धीमी नहीं हुई, उसमें भी गिरावट आई। और इसी तरह स्टॉक भी 12 महीनों में $42 से $6 तक पहुंच गया। कुछ संस्थानों के पास यह स्टॉक है और केवल कुछ ही विश्लेषकों ने इसके बारे में सुना है। तेजी से उत्पादकों के बढ़ने के साथ यह एक बड़ा लाभ है। की घेराबंदी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कंपनी अपने लेनदारों के छापे से बच सकती है? कंपनी के पास कितना कैश है? कितना कर्ज? एप्पल कंप्यूटर के पास संकट के समय $200 मिलियन नकद थे और कोई कर्ज नहीं था, इसलिए एक बार फिर आप जानते थे कि यह व्यवसाय से बाहर नहीं जा रहा था। ऋण संरचना क्या है और यह कब तक दिवालिया हुए बिना अपनी समस्याओं से निपटे हुए खतरे में रह सकती है? अंतर्राष्ट्रीय हार्वेस्टर। अब नेविस्टार एक संभावित बदलाव था जिसने निवेशकों को निराश किया है, क्योंकि कंपनी ने पूंजी जुटाने के लिए लाखों नए शेयर छापे और बेचे। इस कमजोर पड़ने के परिणामस्वरूप कंपनी में सुधार हुआ, लेकिन स्टॉक में नहीं। यदि यह पहले से ही दिवालिया है तो शेयरधारकों के लिए क्या बचा है? कंपनी को कैसा बदलाव देखना चाहिए? क्या इसने स्वयं को अलाभकारी विभाजनों से मुक्त कर लिया है? इससे कमाई में बड़ा फर्क पड़ सकता है। उदाहरण के लिए 1980 में लॉकहीड ने अपने रक्षा व्यवसाय से प्रति शेयर $8.04 कमाए, लेकिन अपने L1011 ट्राइस्टार यात्री जेट के कारण उसे अपने वाणिज्यिक विमानन प्रभाग में प्रति शेयर $6.54 का नुकसान हुआ। L1011 एक महान हवाई जहाज था, लेकिन इसे अपेक्षाकृत छोटे बाजार में मैकडॉनल्ड डगलस के DC-10 के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, और लंबी दूरी के बाजार में यह 747 से खत्म हो रहा था। ये नुकसान लगातार हो रहे थे और दिसंबर 1981 में कंपनी ने घोषणा की कि वह L1011 को चरणबद्ध तरीके से बंद कर देगी। इसके परिणामस्वरूप 1981 में बड़े पैमाने पर राइट हुआ $26 प्रति शेयर, लेकिन यह एक बार का नुकसान था। 1982 में जब लॉकहीड ने रक्षा से प्रति शेयर $10.78 कमाए तो निपटने के लिए और कोई नुकसान नहीं था।
2 वर्षों में कमाई $1.50 से $10.78 प्रति शेयर हो गई थी। L1011 की घोषणा के समय आप लॉकहीड को $15 में खरीद सकते थे। 4 वर्षों के भीतर एक फोरबैगर के लिए यह $60 तक पहुंच गया। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स एक और क्लासिक बदलाव था। अक्टूबर 1983 में कंपनी ने घोषणा की कि वह होम कंप्यूटर व्यवसाय, बहुत सारे प्रतिस्पर्धियों वाला एक और लोकप्रिय उद्योग, छोड़ देगी। अकेले उस वर्ष घरेलू कंप्यूटरों से उसे $500 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ था। फिर बड़े राइट ऑफ का निर्णय लिया गया, लेकिन इसका मतलब यह था कि कंपनी अपने मजबूत सेमीकंडक्टर और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। घोषणा के अगले दिन TI का स्टॉक $101 से $124 तक बढ़ गया और 4 महीने बाद यह $176 था। समय ने डिवीजनों को भी बेच दिया है और लागत में नाटकीय रूप से कटौती की है। यह मेरे पसंदीदा हालिया बदलावों में से एक है। असल में यह एक संपत्ति का खेल भी है। व्यवसाय का केबल टीवी हिस्सा संभावित रूप से $60 प्रति शेयर का है, इसलिए यदि स्टॉक $100 में बिकता है तो आप कंपनी के बाकी हिस्से को $40 में खरीद रहे हैं। क्या व्यापार वापस आ रहा है? ईस्टमैन कोडक में यही हो रहा है, जिसे फिल्म की बिक्री में नए उछाल से फायदा हुआ है। क्या लागत में कटौती की जा रही है? यदि हाँ, तो इसका प्रभाव क्या होगा? क्रिसलर ने संयंत्रों को बंद करके लागत में भारी कटौती की। इसने खुद के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कई हिस्सों पर खेती करना भी शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में सैकड़ों लाखों की बचत हुई। यह ऑटोमोबाइल के सबसे अधिक लागत वाले उत्पादकों में से एक बन गया, निम्नतम में से एक के लिए। एप्पल कंप्यूटर में बदलाव की भविष्यवाणी करना कठिन था। हालांकि यदि आप ऐसा करेंगे, कंपनी के करीब होने पर आपने बिक्री में वृद्धि, लागत में कटौती और नए उत्पादों की अपील पर ध्यान दिया होगा, जो सभी एक ही बार में आए थे। ASSET देता है। संपत्ति का मूल्य क्या है? क्या कोई छुपी हुई संपत्ति है? इन संपत्तियों पर कितना कर्ज है? लेनदार पहली पंक्ति में है। क्या कंपनी नया कर्ज ले रही है, जिससे संपत्ति कम मूल्यवान हो गई है? क्या शेयरधारकों को परिसंपत्तियों का लाभ प्राप्त करने में मदद करने के लिए कोई हमलावर है? इस अनुभाग से कुछ संकेत यहाँ दिए गए हैं। अपनी स्वामित्व वाली कंपनियों की प्रकृति और स्टॉक रखने के विशिष्ट कारणों को समझें। यह वास्तव में ऊपर जा रहा है, कोई गिनती नहीं है। अपने स्टॉक को श्रेणियों में रखने से आपको बेहतर अंदाजा होगा कि उनसे क्या उम्मीद की जाए। बड़ी कंपनियों की छोटी चालें होती है, छोटी कंपनियों की बड़ी चालें होती है। यदि आप किसी कंपनी से किसी विशिष्ट उत्पाद से लाभ की उम्मीद करते हैं, तो उसके आकार पर विचार करें। ऐसी छोटी कंपनियों की तलाश करें जो पहले से ही लाभदायक है और साबित कर चुकी है कि उनकी अवधारणा को दोहराया जा सकता है। प्रति वर्ष 50 से 100% की वृद्धि दर वाली कंपनियों पर संदेह करें। गर्म उद्योगों में गर्म स्टॉक से बचें। विविधीकरणों पर अविश्वास करें, जो आमतौर पर विविधीकरणों के रूप में सामने आते हैं। लंबे शॉर्ट लगभग कभी भी लाभदायक नहीं होते। किसी स्टॉक में पहला कदम छोड़ना और यह देखने के लिए इंतजार करना बेहतर है कि कंपनी की योजनाएं काम कर रही हैं या नहीं। लोगों को अपनी नौकरियों से अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान मूलभूत जानकारी मिलती है, जो शायद महीनों या वर्षों तक पेशेवरों तक नहीं पहुंच पाती है। टिपर से सभी स्टॉक टिप्स को अलग करें, भले ही टिपर बहुत स्मार्ट हो, बहुत समृद्ध हो और उसकी आखिरी टिप ऊपर चली गई हो। कुछ स्टॉक टिप्स, विशेष रूप से क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ से, काफी मूल्यवान साबित हो सकते हैं। हालांकि कागज उद्योग के लोग आम तौर पर सुझाव देते हैं। दवा के स्टॉक पर और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के लोगों के पास कागज उद्योग में आने वाले अधिग्रहणों पर सुझावों की कभी कमी नहीं होती। उन साधारण कंपनियों में निवेश करें जो नीरस अनुकूल नहीं लगती और वॉल स्ट्रीट की पसंद को आकर्षित नहीं करती। गैरविकासशील उद्योगों में मध्यम तेजी से बढ़ने वाले 20 से 25% आदर्श निवेश है।
आना वाली कंपनियों की तलाश करें। संकटग्रस्त कंपनियों में मंदी वाले स्टॉक खरीदते समय बेहतर वित्तीय स्थिति वाले शेयरों की तलाश करें और उन शेयरों से बचें जिन पर बैंक का भारी कर्ज है। जिन कंपनियों पर कोई कर्ज नहीं है वे दिवालिया नहीं हो सकती। प्रबंधकीय क्षमता महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसका आकलन करना काफी कठिन है। अपनी खरीदारी को कंपनी की संभावनाओं पर आधारित करें, न कि राष्ट्रपति के बायोडाटा या बोलने की क्षमता पर। जब कोई संकटग्रस्त कंपनी पलट जाती है तो बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। मूल्य आय अनुपात पर ध्यानपूर्वक विचार करें। यदि स्टॉक की कीमत बहुत अधिक है, भले ही बाकी सब कुछ सही हो, आप कोई पैसा नहीं कमा पाएंगे। किसी कंपनी की प्रगति की निगरानी के तरीके के रूप में अनुसरण करने के लिए एक कहानी पंक्ति खोजें। ऐसी कंपनियों की तलाश करें जो लगातार अपने शेयर वापस खरीदती हैं। किसी कंपनी के वर्षों के लाभांश रिकॉर्ड का अध्ययन करें और यह भी देखें कि पिछली मंदी के दौरान उसकी कमाई कैसी रही है। ऐसी कंपनियों की तलाश करें जिनके पास बहुत कम या कोई संस्थागत स्वामित्व न हो। बाकी सभी समान होने के नाते उन कंपनियों का पक्ष लेते हैं जिनमें प्रबंधन का उन लोगों द्वारा संचालित कंपनियों की तुलना में महत्वपूर्ण व्यक्तिगत निवेश होता है जो केवल अपने वेतन से लाभान्वित होते हैं। अंदरूनी खरीदारी एक सकारात्मक संकेत है, खासकर जब कई व्यक्ति एक साथ खरीदारी कर रहे हों। निवेश अनुसंधान के लिए सप्ताह में कम से कम 1 घंटा समर्पित करें। अपने लाभांश को जोड़ना और अपने लाभ और हानि का पता लगाना मायने नहीं रखता। धैर्य रखें। देखा हुआ स्टॉक कभी नहीं उबलता। केवल बताई गई बुक वैल्यू के आधार पर स्टॉक खरीदना खतरनाक और भ्रामक है। यह वास्तविक मूल्य है जो मायने रखता है। जब संदेह हो तो बाद में ट्यून करें। नया स्टॉक चुनने में कम से कम उतना ही समय और प्रयास लगाएं जितना आप एक नया रेफ्रिजरेटर चुनने में लगाएंगे।